हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं टुगेदर विद का सैम्पल पेपर नंबर 6। ये हम साइंस का पेपर कर रहे हैं जो कि एक डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। देखिए हाँ, अब हम इस पेपर को स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइब्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस लिक्विड लाइन। यहाँ पे देखिए ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे ही वो, और किस फॉर्म में होती है ये, सॉलिड। जैसे ही वो पानी के साथ रिएक्ट करती है, क्या बनाती है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या होता है, एक्वस, मतलब इसका पानी में सॉल्यूशन होता है। तो अब हमें बतानी है कैसी रिएक्शन है। देखो कम्बिनेशन है, एक्जोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, या ऑक्सीडेशन है। अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड के बाद ये क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम देख रहे हैं ऑक्सीजन इधर भी है और ऑक्सीजन इस साइड भी है, तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ अगर ऑक्सीजन है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगी, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। अगला एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन जब होती है जब ये हीट को एब्जॉर्ब करे। हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही, यहाँ पे केवल पानी में इसका सॉल्यूशन बन रहा है, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक भी नहीं है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं एक्जोथर्मिक। देखिए एक्जोथर्मिक है क्योंकि इसमें जब ये बनती है तो एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज, इसे एक ऐसी रिएक्शन है एक्जोथर्मिक। अगला, दो बनाकर एक प्रोडक्ट बन रहा है। देखो दो जोड़कर कितना प्रोडक्ट बन रहा है, ओनली वन, मतलब दो रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट ओनली क्या है, वन। जब ओनली एक प्रोडक्ट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। इसलिए हम ए और बी दोनों इसमें करेक्ट हैं, जो कि हमें ऑप्शन डी में दे रखे हैं, ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ। देखो ये क्या है, अमोनिया, जो कि क्या है, गैस फॉर्म में। ऑक्सीजन भी क्या है, गैस फॉर्म में। इन दोनों को जब हम मिक्स कर रहे हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रही है, जो कि गैस फॉर्म में है, और 6 मॉलिक्यूल पानी के अलग हो रहे हैं, ये भी गैस फॉर्म में, मतलब इसकी स्टीम बनी है। पानी की यहाँ पे क्या बनी है, स्टीम। अब हमें बताना है ये कैसी रिएक्शन है। देखिए अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो इसमें हाइड्रोजन है इसके साथ, बाद में इसमें हाइड्रोजन तो रिमूव हो रही है और ऑक्सीजन जुड़ रही है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। और हम दूसरा क्या देख सकते हैं कि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन की जगह ले ली है ना, तो हम इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। अगला, कम्बिनेशन क्यों नहीं है, दो मिलाकर। देखो रिएक्टेंट दो है, प्रोडक्ट भी दो है, और कम्बिनेशन कब होती है, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हो लेकिन प्रोडक्ट कितना, ओनली वन। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट कितने हैं, दो, इसलिए ये कम्बिनेशन नहीं होगी। नेक्स्ट, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स क्यों है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है और ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इसका क्या हुआ है, NH3 का तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन में यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो इसका देखो जब ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्या बोलेंगे भाई, रिडक्शन। तो हमने देखा ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसके बीच में होती है, एसिड और बेस। जब एसिड और बेस बनते हैं तो क्या मिलता है हमें, साल्ट और वाटर, तब हम उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन इसमें एसिड और बेस का कोई भी फिनोमिना यूज नहीं हो रहा, इसलिए हम ऑप्शन ए फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन को टिक करेंगे। फर्स्ट और थर्ड हमारे ऑप्शन है सी के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द एक्स वाई जेड इन द फ्लोइंग बैलेंस रिएक्शन। देखिए यहाँ पे लेड नाइट्रेट है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है सॉलिड फॉर्म में, ये जैसे हम इसको गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, जो भी सॉलिड फॉर्म में होता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बन रही है वो किस फॉर्म में होती है, गैस में। और एक और बता दूँ, इसका कलर होता है ब्राउन, और ऑक्सीजन कलरलेस होती है, जो कि हमारी गैस फॉर्म में है। अब हमें बताना इसमें से कौन सा ठीक है। देखिए जैसे मैंने बी को टिक कर रखा है, अब हम यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको ना भी करूँ तो हम अपनी तरफ से सोल्व करके देखते हैं। देखिए 2 PbO प्लस में NO2 प्लस में O2 है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 3 2 जा 6। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 2 और 2 4 और 1 5। तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, करा करते हैं यहाँ पे 2 2 4 और 2 6, ऑक्सीजन कितनी होगी, 6। यहाँ पे 3 2 जा 6 आई। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन भी कितनी है, यहाँ पे 2, तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, करा, तो यहाँ से नाइट्रोजन कितनी होगी, 2, लेकिन ऑक्सीजन चेंज हो गई। देखो ऑक्सीजन कितनी होगी, 2 2 जा 4, 4 में 2 ऐड करें 6 एंड 2 8, 8 हो गई। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 3 2 जा 6 है ना। तो इसका मतलब हमारा जो ये 1 मिनट पहले हम यहाँ पे 2 ऐड करते हैं। देखिए लेड को 2 किया, ठीक है, लेकिन अब नाइट्रोजन कितनी हो गई, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 2 2 जा कितनी होगी, 4। इसका मतलब हमें यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई किया, नाइट्रोजन हो गई 4
और ऑक्सीजन कितनी होगी 4 2 जा 8, 8 और 2 10 और 2 12। अब यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6 एंड 2 जा 12, तो क्या हमारा 2 2 4 ही आ रहा है, यस 2 2 4 ही आ गया, तो इसलिए ऑप्शन बी के साथ जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नोन एज विनेगर। देखो भाई विनेगर में कौन सा एसिड होता है, याद होना चाहिए आपको कि एसिटिक एसिड होता है, और ये जो विनेगर है हम इसको खा सकते हैं, वीक एसिड है, इसलिए ये कैसा होता है, डाइल्यूट नेचर। और जितने भी कंसनट्रेटेड होते हैं वो मिनरल एसिड होते हैं, उसको हम खा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो हमारी स्किन को बिल्कुल बर्न कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 टेस्ट ट्यूब दे रखे कंटेनिंग अननोन सॉल्यूशन। देखिए इसमें ब्लू कलर का है, इसमें ऑरेंज, इसमें ब्लैक और इसमें पेल ग्रीन। अब हमें आज शोन कलर विद कलर FeSO4 इज कंटेन इन टेस्ट ट्यूब। देखो अगर आपको ये पता है कि FeSO4 जो आयरन सल्फेट है उस कलर क्या होता है, हम सभी जानते हैं आयरन कलर का जो कलर होता है वो पेल ग्रीन होता है, तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, पेल ग्रीन, फोर्थ ऑप्शन। ओके, अब देखिए ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का, किसका होता है भाई, कॉपर सल्फेट का। ब्लैक होता है कॉपर ऑक्साइड का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जिप्सम। देखिए ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो जिप्सम है वो कैल्शियम सल्फेट होता है, और इसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं, पानी के 2। कितने मॉलिक्यूल होते हैं भाई, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू फॉर्म। देखिए भाई इथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है, C2H5OH। देखो इत का मतलब कार्बन 2, और इथेनॉल कब जड़ता है, जब पीछे OH आए। अब इसमें मैंने सोडियम मेटल डाली तो ये सोडियम इथेनॉट बनाता है, क्या बनाता है, सोडियम इथेनॉट। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, C2H5O, यहाँ पे H रिप्लेस हो जाएगा और Na उसकी जगह ले लेगा, क्योंकि ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे Na आ गया, और यहाँ पे H रिप्लेस होकर हाइड्रोजन बनाएगा, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन। फिर हम इसको बैलेंस कर लेंगे। ओके, तो अब हमने देखा कि जो इथेनॉल है जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है भाई, सोडियम इथेनॉट, सोडियम इथेनॉट एंड हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट देखिए, अदिति, अश्मि एंड अलंकृता एंड विकास लेबल द पार्ट्स ABCD ऑफ ए नेफ्रॉन। देखिए ये नेफ्रॉन क्या होता है, फिल्टरिंग यूनिट होती है जो कि किडनी में पाई जाती है, जो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। अटेम्प्टेड द चाइल्ड हु लेबल द पार्ट्स करेक्टली। अब हमें बताना है किसने बिल्कुल करेक्ट बताया है। देखिए भाई सबसे पहले आपको इसका पता होना चाहिए, ये जो बीच में गोल गोल हमारा है, जो बाहर एक प्याले जैसे स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल। ए पार्ट क्या है, बाहर वाली स्ट्रक्चर बोमन कैप्सूल। अंदर हमारे क्या है, ब्लड कैपिलरीज है जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट ये हमारा जो है ट्यूब यहाँ से शुरू हो गई है नेफ्रॉन की, जो कि क्या करती है, बाकी चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करती है, जो कि शरीर ब्लड में जरूरी होते हैं हमारे शरीर के लिए। तो ये ट्यूबुलर पार्ट जो सी है वो ट्यूबुलर पार्ट किसका है भाई, नेफ्रॉन का। और डी को हम कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, जिसमें यूरिन अपना कलेक्ट होकर नीचे यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। ओके, तो इसका मतलब ए हमारा क्या हो गया, बोमन कैप्सूल, बी हमारा ग्लोमेरुलस जो ब्लड वेजल्स हैं, सी हमारा ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का, और डी हमारा क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। इसलिए ऑप्शन ए आएगा। आदि ने बिल्कुल ठीक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द टेबल गिवन बिलो सिलेक्ट द रो विच कंटेन इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। देखिए भाई किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, बिल्कुल ठीक है। यूरेथ्रा का काम होता है फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी, बिल्कुल गलत है। यूरेथ्रा नहीं होती, वो कौन होता है, नेफ्रॉन। कौन होता है भाई, नेफ्रॉन। अगला है यूरिनरी ब्लैडर, किडनी यूरिन को स्टोर करती है, बिल्कुल करेक्ट है। जो यूरेटर है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, 2 ट्यूब लगी रहती है, जो यूरिन को पास करने का काम करती है और सारे यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट करती है। तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, जो कि इनकरेक्ट है। हमारी फिल्टरिंग यूनिट किडनी की कौन होती है, नेफ्रॉन, इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है, द 2 वर्जन्स ऑफ ए ट्रेट करेक्टर विच आर ब्रोट इन मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर सिचुएटेड ऑन। देखिए भाई क्या क्या रखा है, 2 वर्जन्स है ट्रेट का मतलब गुण, करेक्टर का मतलब गुण, जो कि मेल और फीमेल गैमेट में सिचुएटेड होते हैं, तो वो सेम क्रोमोसोम की कॉपी होने से होते हैं। देखो भाई कब होते हैं भाई, सेम क्रोमोसोम की कॉपी होने से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर। रिसेप्टर के बारे में क्या चीज़ करेक्ट है, गस्टेटरी रिसेप्टर टेस्ट को करती है डिटेक्ट, और ओल्फैक्टरी स्मेल को। देखो भाई हमारे 5 टाइप के रिसेप्टर होते हैं। ओल्फैक्टरी करती है स्मेल, ओल्फैक्टरी याद करने की ट्रिक्स, नाक से रिलेटेड, नाक का काम होता है स्मेल करना, जैसे आपने ओल्फैक्टरी इंडिकेटर भी पढ़ा है, क्लोव,
है ना, वनीला, तो जैसे ऑनियन, ये तीनों ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होते थे। तो सूंघ कर जिसका पता लगाया जाए। गस्टेटरी याद करने की ट्रिक, टेस्ट स्टेट में बहुत सारी चीज़ें खा ली, चीज़ें खाने से हमारे शरीर में क्या बन गई, गैस। तो इससे रिलेट करके आप उस टेस्ट से गस्टेटरी रिसेप्टर को लर्न कर रख सकते हैं। आगे, गस्टेटरी और रिसेप्टर दोनों स्मेल को करते हैं, बिल्कुल रॉन्ग है। ऑडिटरी का मतलब सुनना, सुनने को कौन करता है, सुनने को स्मेल नहीं करता, सुनने को हियरिंग से रिलेट करेंगे। ओल्फैक्टरी टेस्ट को करती है, ठीक है, लेकिन ऑडिटरी वाला रॉन्ग है। अगला, ओल्फैक्टरी जो रिसेप्टर है वो टेस्ट को करते हैं और गस्टेटरी स्मेल को करती है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट लिखे गए हैं, इसलिए हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग दीज करेक्टली लेबल ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। देखिए ये हमें पता है, ये क्या है, फूड पाइप है ना, फूड पाइप, ए क्या है हमारा, फूड पाइप। फूड पाइप का दूसरा नाम ईसोफेगस भी होता है, क्या नाम होता है, ईसोफेगस। अब ये हमारा क्या आ गया, स्टमक, जो जे लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टमक। ये लेकिन बी, ये सी नंबर पे है। बी नंबर पे हमारा ये क्या है, लीवर, क्या है भाई, ये रेडिश कलर का, ये इस साइड जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, लीवर। और सी वाला क्या है हमारा, स्टमक। डी हमारा देखो, स्टमक के ठीक नीचे लीफ जैसी जो स्ट्रक्चर होती है उसको पेनक्रियाज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज। इसलिए हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, क्योंकि ए हमारा क्या है, ये फूड पाइप जिसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। बी हमारा रेडिश ब्राउन कलर का क्या होता है, लीवर, जो कि हमारे सबसे बड़ी ग्लैंड होती है हमारे बॉडी के अंदर। और जो डी है हमारा, वो क्या है, पेनक्रियाज, जो हमारा ऑप्शन लास्ट में है। और सी हमारा क्या है, स्टमक। ओके, नेक्स्ट देखिए, देखो ये डायग्राम हमें देखा, ये कैसा मिरर है, कनकेव, क्योंकि इसमें जो अंदर केव जो बनी हुई है वो अंदर वाला सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग। आगे, बोथ द डायग्राम शो अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन मैग्निफिकेशन। अब देखिए, साइन पॉजिटिव एंड मोर देन 1। देखिए भाई, ये हम करके देखते हैं, डायग्राम बना के देखते हैं। देखो हमें एफ और पी के बीच में एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, जो रे पैरेलल जाएगी वो फोकस में से आएगी, आ गई। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको मिलाइए, मिलाया मैंने। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, देखो ये आगे जाके मिलेंगी ना, आगे जाके मिलेंगी, तो ये इमेज बन गई हमारी, पूरी बन गई। इसका मतलब जो इमेज है उससे ये इससे बड़ी आई है, तो मैग्नीफाइड है, तो एम क्या होगा, ग्रेटर देन 1, इतना हो गया। और साइन क्या लिखे जाएंगे, पॉजिटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमेशा साइन कन्वेंशन नेगेटिव होते हैं और राइट हैंड साइड के लिए हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, विच इमेज करेक्टली शो द डेविएशन ऑफ लाइट इन ए प्रिज्म। देखिए ये तो कभी ऐसा होता ही नहीं है, ऐसे गई और ये ऊपर चली गई, कहाँ जाती है भाई, नीचे की तरफ। अब देखिए इस ऑप्शन में ये भी गलत है, क्योंकि ऊपर नहीं जाएगी और ये ऐसे सीधी नहीं जाएगी, तो हमारा ऑप्शन बी ही ठीक होगा। आगे, इफ द कर्वेचर ऑफ आई लेंस कोज डिक्रीज इन इस फोकल लेंथ। देखिए भाई, हमने फोकल लेंथ की कर्वेचर को कम कर दिया, मतलब हमने हमारी फोकल लेंथ में कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई, ज़्यादा, क्या होगी, कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा। देन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन विल बी, तो क्या होगा, मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, हमें दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती, उसमें कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो इसमें फोकल लेंथ कम होने से कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाती है, ज़्यादा। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज। देखो भाई, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, गलत, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और अगला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बिल्कुल ठीक है। डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बिल्कुल ठीक है। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। आगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, बिल्कुल गलत है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा एसलेशन रीजन के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। देखिए भाई, रबिंग बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑन द एरिया स्टंग बाय ए बी गिव्स रिलीफ। देखो भाई, जो मधुमक्खी है, बी का मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खी हमारे शरीर में क्या छोड़ती है, एसिड, क्या छोड़ती है भाई, एसिड। एसिड को न्यूट्रलाइज कौन कर सकता है, बेस, और हमें पता है कि बेकिंग सोडा एक बेस का काम करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन पहला क्या है, ट्रू। अगला, इसका रीजन क्या है, बेकिंग सोडा बेस है जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है, और जो मधुमक्खी हमारे शरीर में मिथेनोइक एसिड छोड़ती है, तो ये इसका रीजन तो है ही, अभी मैंने जो बताया था रीजन है ना, इसलिए ऑप्शन ए आएगा इसमें। नेक्स्ट, किडनी परफॉर्म ए ड्यूल फंक्शन इन अवर बॉडी। देखो भाई, किडनी हमारे शरीर में ड्यूल फंक्शन करती है, ड्यूल का मतलब दो अलग अलग फंक्शन करना। तो देखो, ब्लड को फिल्टर कर रही है, ब्लड को प्योरीफाई भी कर रही है, चीज़ों को रीअब्जॉर्ब भी कर रही है, तो ये हमारा ट्रू है। नेक्स्ट,
सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन अकर इन ग्लोमेरुलस, ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बताया था रीअब्जॉर्प्शन होता है नेफ्रॉन के ट्यूब वाले पार्ट में, किसमें, ट्यूबुलर पार्ट में। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो सेकंड वाला क्या है, फॉल्स, इसलिए ये क्या आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्लांट रेज बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो भी हम प्लांट उगाते हैं उनमें फ्लावर और सीड जल्दी आते हैं जो हम बीज की हेल्प से उगाते हैं। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि तभी तो हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। जैसे गुलाब का पौधा है, उसकी स्टेम काट के हमने नया प्लांट लगा दिया, तो इसका मतलब ये हमारा पार्ट क्या है, ट्रू। नेक्स्ट, प्लांट विच हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू बियर वाइएबल सीड्स कैन प्रोपोगेट थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बिल्कुल ठीक है। कई प्लांट होते हैं जिसमें बीज को उत्पन्न करने की जो पावर है वो कम हो जाती है, तब हम उन प्लांट को प्लांट के ही किसी अदर पार्ट से, जैसे रूट से उगा लिया, स्टेम से उगा लिया, है ना, फ्लावर से उगा लिया, तो उससे हम उसको ग्रो कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल ट्रू है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या आएगा, पी। नेक्स्ट, टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है जब सनलाइट पास होती है डेंस फॉरेस्ट से, ये बिल्कुल ट्रू है, ये हम देखते भी हैं। जब घने जंगल जिसमें रोशनी भी पास नहीं हो सकती सूरज की, जब वो पास होती है सनलाइट, तो एक टिंडल इफेक्ट क्रिएट करती है जिससे लाइट पूरे में स्कैटर हो जाती है। आगे, टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स, मिस्ट में जो धुंध वगैरह होती है उसमें टीनी वाटर ड्रॉपलेट भी एक प्रिज्म का काम करते हैं, छोटे छोटे, वो लाइट को स्कैटर करते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, क्योंकि जंगल में यहाँ पे टीनी वाटर ड्रॉपलेट से कोई रिलेशन नहीं है, इससे ऑप्शन क्या आएगा, बी। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिए भैया, हमारा बी सेक्शन है, हमें इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर बनानी है मीथेन की। देखिए मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाती हूँ, कार्बन बीच में और 4 हाइड्रोजन साइड में, बन गया हमारा मीथेन। अब मैं इसकी इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर बनाऊंगी। देखिए कि CH ये हमें लगाया, हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, इसका मतलब उसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 1। कार्बन का होता है 6, पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2, अगली में कितने आएंगे, 4। तो कार्बन के 4 पूरा करो, 1 2 3 4 कर दिया। हाइड्रोजन के 1 1 किए भाई, हाइड्रोजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2 हो गए। कार्बन के देखो 8 करो, 2 2 4 2 6 और 2 8 किए। तो अब हमारा ये बॉन्ड देखिए सेम ऐसा बन गया। ये इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर किसकी बन गई, मीथेन की। अब हम बात करेंगे इथीन की, किसकी बात करेंगे, इथीन। इथीन में कार्बन 2 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 4। तो अब ये देखो इथीन ईन है, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड आ रहा है। तो सबसे पहले कार्बन और कार्बन के बीच में मैंने क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो इसकी दो बॉन्ड बन चुके हैं, तो एक ऊपर बना देती हूँ और एक नीचे, हो गए 4। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड बन चुके हैं, एक ऊपर बनाए और एक नीचे, हो गए इसके भी 4। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कर दिया। इस कार्बन के पास कितने होते हैं लास्ट में, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 तो ये बीच में देगा, एक ऊपर और एक नीचे। इसी तरीके से ये कार्बन भी 2 तो बीच में दे देगा, एक हाइड्रोजन के पास और एक नीचे वाले हाइड्रोजन के पास। इस हाइड्रोजन के पास एक अपना है, इसके पास भी एक अपना है, इसके पास भी। अब देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन के ऑक्टेट को पूरा कीजिए, लेकिन हाइड्रोजन में ऑक्टेट ना होकर डबलेट होती है, 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। हाइड्रोजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2 और हाइड्रोजन के 2। इस कार्बन के देखो 4 2 6 और 2 8। इस कार्बन के देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, बन गई हमारी इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर किसकी, इथीन की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड एंड स्पेसिफाई वन फंक्शन ऑफ ईच थायराइड। देखिए भाई, थायराइड हमारी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन नाम का हार्मोन निकालता है, और इस थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड जो ग्लैंड होती है हमारे नेक में होती है, और इसका काम होता है हमारे शरीर में जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को बनाए रखना। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है यहाँ पे उसके लेवल को बनाए रखना कि वो हमारे शरीर में सही से डाइजेस्ट हो रहे हैं और रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। अगला है हमारा, उस हार्मोन का नाम बताना है जो पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के पास होती है, और ये ग्लैंड जो होती है हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन निकालती है। ये जो हार्मोन होता है वो देखो, अगर ये हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में बनता है तो हम लंबे होते चले जाते हैं, अगर ये कम अमाउंट में बनता है तो हम बौने रह जाते हैं। इसलिए ये जो हार्मोन है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ बॉडी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट हमारा 23, हाउ डू वेरिएशन अराइज इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन का मतलब विभिन्नता कहाँ से आती है, उसके हमें 2 कारण बताने हैं। देखिए भाई, एक तो देखो जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनते हैं तो डीएनए की कॉपी होती है। कई बार वो डीएनए कॉपी जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होती ही नहीं है वैसे भी, तो उनमें क्या आ जाती है, एरर। क्या आ जाती है, एरर, कमी आ जाती है कुछ, उस वजह से होती है। दूसरा,
जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो डीएनए हमें पता है माता और पिता दो डिफरेंट इंडिविजुअल के क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं तो उससे भी वेरिएशन आता है, क्योंकि कुछ गुण मम्मी के होते हैं, कुछ गुण पापा के होते हैं। तो मम्मी और पापा दोनों के गुण आने की वजह से ये हमारे क्या हो जाते हैं, डीएनए में वेरिएशन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ये हमारा कंप्लीट हो गया। 24 को करते हैं। देखिए भाई क्या दे रखा है हमें, एंथ्रोपोड्स और मोलस्कस ये दो ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें कॉपर कंटेन करने वाला क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। देखो इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हमारे शरीर में तो आयरन को कंटेन करने वाला हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन इनके शरीर में कॉपर कंटेन करने वाला पिगमेंट होता है। अब हमें बताना है जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो हमारे शरीर को कैसे हेल्प करता है रेस्पिरेशन करने में। देखिए भाई बिल्कुल ईजी है, जो हमारे शरीर का है वही हमें एक्सप्लेन करना है। देखो भाई रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन, उसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को अपने साथ बांधे रखना। जैसे वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, कंबाइन होने के बाद जैसे ब्लड में चला जाएगा, वो आरबीसी में चला जाता है, वो ब्लड में एक सेल्स जो आरबीसी होती है वो जो है वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हुए ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देती है। नेक्स्ट हमें बताना है वाई डू मल्टी सेलुलर नीड इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो भाई हम जानते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो साइज में क्या होते हैं, बड़े। अच्छा जो बड़े होते हैं उनमें डिफ्यूजन प्रोसेस अकेला ऑक्सीजन को सारे बॉडी पार्ट तक डिलीवर नहीं कर सकता। जैसे अमीबा है, अमीबा तो भाई सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उसमें तो डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन पूरे बॉडी पार्ट में पहुंच जाती है, लेकिन हमारे शरीर में पूरे बॉडी पार्ट में डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती। इससे रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट है वो ऑक्सीजन को वहाँ से उठाकर, हीमोग्लोबिन के हेल्प से उठाकर आपके पहले लंग्स में लेके जाएगा, फिर लंग्स के थ्रू हार्ट में जाने के बाद फिर अलग अलग टिश्यू तक वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी मतलब कमी को वो पूरा करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25। देखिए भाई सबसे पहले अभी हमारा क्वेश्चन है, दो फंक्शन बनाने हैं हमें लार्ज इंटेस्टाइन के जो हमारे ह्यूमन बींग्स में होते हैं। देखिए भाई जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो हमारे अनएब्जॉर्ब फूड जो है उसको टेम्परेरी स्टोर कर लेता है। मतलब टेम्परेरी का मतलब परमानेंट नहीं, कुछ समय के लिए बिना एब्जॉर्ब हुआ भोजन। देखो एब्जॉर्ब जब भोजन हो जाता है डाइजेस्ट होने के बाद वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमारा डाइजेशन भी वहीं पे कंप्लीट होता है। तो वो एब्जॉर्ब होने के बाद तो सारे बॉडी पार्ट में चला जाता है, एब्जॉर्ब हुआ। लेकिन जो भोजन अनडाइजेस्टेड है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वो सब भोजन कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन उस भोजन को टेम्परेरी स्टोर करके रख लेता है। फिर क्या करता है वो उसमें से पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है कोलन, वो क्या करेगा, इसको फीसिज के रूप में एनएस के थ्रू बाहर निकाल देगा, जिससे हम इससे छुटकारा पा लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम इन विच एम इज ए मिरर। देखिए ये मिरर लगा हुआ है, पी एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और Q एक मैग्नीफाइड इमेज है। अब हमें टाइप ऑफ मिरर बताना है। सबसे पहले हम बना के देखते हैं। देखिए मिरर का फोकस इस साइड है और हमें पता है दो तरीके के मिरर होते हैं, एक तो ये होता है कनकेव और इस साइड होता है कन्वेक्स। तो अब हमारा मुंह इस साइड है क्योंकि इसमें देखो P F और C इस साइड है, लेफ्ट साइड है, इसका मतलब यही आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि ये कनकेव मिरर है। जिधर मुंह खुला होता है उधर ही P F और C होते हैं। देखो इस साइड मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब ये मिरर कैसा है, कनकेव। अब हम इसकी इमेज बनाते हैं और F के बीच में रखा हुआ है। देखिए ये इमेज यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैंने एक रे डाली, पैरेलल का रूल होता है कि वो फोकस में से गुजर के जाएगी, गुजर गई। और C और P को मिलाया, देखो C और P को मिला रही हूँ, मिलाने के बाद इसको आगे की तरफ बढ़ाएं। देखो इमेज को जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ाती हूँ, देखो सेम यहीं जाकर इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है, ये हमारी मैग्नीफाइड। अब हमें बताना है जो इमेज क्यों बनी है उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स है। हमें ओनली वन बतानी है, मैं आपको सारी बता रही हूँ। एक तो इमेज बनेगी वर्चुअल, एक इरेक्ट बनेगी और एक मैग्नीफाइड बड़ी इमेज बनेगी। आगे, हाउ डू हार्मफुल केमिकल एंटर अवर बॉडी। देखो हार्मफुल केमिकल हमारी बॉडी में कैसे एंटर कर जाते हैं, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, ध्यान से समझना है इसे हमें। देखिए भाई सबसे पहले हम फसलों के अंदर बीमारियों और पेस्ट से बचाव के लिए उसमें केमिकल, पेस्टिसाइड, हार्मफुल केमिकल का छिड़काव करते हैं, हार्बिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब छिड़काव करते हैं। छिड़काव कर दिया हमने, छिड़काव करने के बाद ये केमिकल धुलने के बाद पानी देते हैं। देखो खेतों में हम पानी देने के बाद वो मिट्टी में चले जाते हैं, मिट्टी में जाने के बाद कई बार वो बहकर नदी नालों में, वाटर बॉडीज में भी चले जाते हैं। फिर जो मिट्टी है उसमें से ये प्लांट उस मिट्टी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो साथ में उन केमिकल को भी पानी और मिनरल के साथ क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब किया।
करने के बाद वो प्लांट एक्वाटिक प्लांट और एनिमल ले लेते हैं। इस तरीके से ये जो केमिकल है हमारी फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, क्योंकि प्लांट में एंटर कर गए। और प्लांट क्या होता है, सभी फूड चेन का प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है, वहाँ पे हमारे एंटर कर जाते हैं। एंटर करने के बाद ये सारे केमिकल नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होते, ये एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में हाई अमाउंट में पहुँचते जाते हैं। जैसे ही ये पहुँचते हैं तो मैक्सिमम कंसनट्रेशन बनती है इन केमिकल्स की, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। देखिए भाई, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टू डिस्कार्ड द हाउस होल्ड वेस्ट वी शुड हैव टू सेपरेट डस्टबिन। देखिए भाई, घर में कचरा वगैरह होता है, उसको डिस्कार्ड का मतलब छुटकारा पाने के लिए हम दो तरह के डस्टबिन रखते हैं घर में। एक तो बायोडिग्रेडेबल होता है और दूसरा कैसा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब हमें इसको प्रॉपर डिस्पोजल ऐसा क्यों किया जाता है, देखो आजकल जो गाड़ी आती है कचरे वाली, उसमें भी देखो एक नीला और एक ग्रीन दो बॉक्स होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दोनों मिक्स कचरों को ही इसमें डाल देते हैं। वास्तव में तो हमें दोनों कचरों को अलग अलग डालना चाहिए। तो अब हमें बताना है घर में ऐसा क्यों किया जाता है। देखिए भाई, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है आप सबको पता है, उसकी रिसाइकलिंग कर सकते हैं, उससे खाद बनाई जा सकती है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हैं वो रिसाइकिल नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं कंपोस्ट में और उससे खाद बना सकते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं वो उनको ट्रीट किया जाता है नदी नालों या इधर उधर फेंकने से पहले, ताकि हार्मफुल चीज़ें वही जानवर है वो ना खा जाएं या वाटर बॉडी में ना चला जाए, मिट्टी में ना चला जाए, इसलिए उसको डिस्पोज ऑफ करने से पहले हम उसको ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 27, कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारा C2H4O2, वो रिएक्ट कर रहा है अल्कोहल के साथ, किसकी प्रेजेंस में भाई, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। और कंपाउंड क्या बना रहा है, X। जो अल्कोहल है जब उसका ऑक्सीडेशन होता है अल्कलाइन KMnO4 के साथ बाय एसिडिफिकेशन के द्वारा, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है। और उस एसिड का नाम दे रखा है, हमें स्ट्रक्चर बतानी है कार्बोक्सिलिक एसिड की। देखिए ये मेन काम है, हमें स्ट्रक्चर किस किस की बतानी है, नेम ऑफ स्ट्रक्चर, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है, अल्कोहल कौन है यहाँ पे, और कंपाउंड X कौन है। देखिए हम कैसे बताएंगे, सबसे पहली बात देखिए C4 कार्बोक्सिलिक एसिड हमें दे रखा है, ये C4H4O2। देखिए मैं इसके स्ट्रक्चर बनाती हूँ, C2H4O2 बनाई। देखिए C हाइड्रोजन 4, पहले ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम कैसे करेंगे, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड करके। देखो इसने बनाई हुई भी है यहाँ पे, देखो हमने क्या की, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H लगा दिया। अब इस कार्बन के पास कितनी वैलेंसी हो गई, 4, 1 2 3 4 हो गई। तो बताइए ये जो है वो CH3 है ना, और ये C डबल बॉन्ड O और OH। तो ये देखो दो कार्बन के लिए क्या होता है, इथ, 2 कार्बन के लिए क्या होता है, इथ, और डबल OH के लिए हम ओइक लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ओइक। तो क्या ये इथेनोइक एसिड बन गया ना। अगला हमारा पूछ रखा है भाई, अगला हमें दे रखा है C2H4O2, ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो हमने बता दिया। उसको किसकी प्रेजेंस में किया हमने, H2SO4 की प्रेजेंस में। देखो भाई जब हम उसको H2SO4 की प्रेजेंस में करते हैं तो वो इथेनल बनाता है, क्या बनाता है भाई, इथेनल। तो देखो भाई इथेनल जो है उसमें कार्बन कितने होते हैं, 2, और पीछे जो ओल के लिए क्या ग्रुप जुड़ा रहता है, OH। ओके, आगे हमें पूछ रखा है कि कंपाउंड X कौन है, हम X बना रहे हैं ना, वो कौन है। तो X यहाँ पे कौन है, इथाइल इथेनोएट। अब देखो इसको करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले मैंने इथेनोइक एसिड किया, फिर ये इथेनॉल और कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। अब देखो इसको हमें कैसे तैयार करना है, ये देखिए ये CH3COO, H यहाँ से हट गया, C2H5, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे और H और OH आपस में मिलकर पानी बना लेंगे, क्या बना लेंगे, पानी। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये CH3COO, क्योंकि इसमें H रिप्लेस किया है मैंने, क्या रिप्लेस किया है भाई, H। तो इसके पीछे क्या जुड़ गया, C2H5, क्या जुड़ गया भाई, C2H5 जुड़ गया। देखिए CH3, चाहे आप ये ना करना चाहो तो आप ये ऐसे कर लीजिए, CH3COO C2H5 प्लस में H2, ओके। और ये X है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, इथाइल। ये इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना इसके साथ C2H5, तो क्या बोलेंगे, इथाइल, और इसको बोलेंगे 2 कार्बन के लिए इथेनोएट। तो क्या नाम हो गया, इथाइल इथेनोएट, ओके। अब हमें आगे क्या क्या रखा है, अब हमें इसकी रिएक्शन करनी है इथेनॉल की अल्कलाइन KMnO4 के साथ। देखिए
हमें इधर का एक अल्कलाइन केमोफिलिक का ऑक्सीडेशन करनी है इस अल्कोहल की। अल्कोहल हमारा इथेनॉल था, इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करनी है, मतलब ऑक्सीजन ऐड करनी है, ऑक्सीजन ऐड कर दी और किसकी प्रेजेंस में ऐड करी है भाई, के अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में। तो एक ऑक्सीजन ऐड होते ही यहाँ पे क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा भाई, इथेनोइक एसिड। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज मीन बाय रस्टिंग। रस्टिंग क्या है, लेवल डायग्राम बनाना है और एक एक्टिविटी करनी है जिसमें हम रस्ट के अंडर क्या क्या कंडीशन चाहिए उसको हम बताएंगे। देखिए है तो ये NCERT के अंदर ही अपना। सबसे पहली बात, रस्टिंग किस किस की प्रेजेंस में होती है। देखो रस्टिंग स्पेशल आयरन के लिए यूज होता है। जो आयरन जब ऑक्सीजन मिल जाता है उसको, साथ में उसको मॉइस्चर मिल जाता है या कोई एसिड मिल जाए, तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दोनों में से एक भी चीज़ होगी और एक नहीं होगी तो कभी भी आयरन को रस्ट नहीं लगेगी, इसलिए दोनों की प्रेजेंस होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और मॉइस्चर की प्रेजेंस में जब उसको रस्ट लगती है तो वो रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग जम जाती है उसको, तो उसको हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड Fe2O3, और X मॉलिक्यूल उसमें किसके होते हैं, पानी के। ओके, तो इसको हम रस्टिंग बोलते हैं। अब हमें एक्टिविटी बतानी है। देखिए हम 3 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, ABC, बॉइलिंग ट्यूब ले ली। अब बॉइलिंग ट्यूब ली क्योंकि हमें उसको गर्म भी करना पड़ सकता है, इसलिए आगे। अब उसमें पहली टेस्ट ट्यूब में हमने पानी डाल दिया, दूसरी में पुट आयरन नेल इन इट, और उस टेस्ट ट्यूब में एक लोहे की किल डाल दी, ओनली पानी है उसके अंदर, और उसके ऊपर कॉर्क लगा दी। अगले में मैंने डिस्टिल वाटर डाल दिया B टेस्ट ट्यूब में और आयरन नेल डाल दी। फिर उसमें 1 ml हमने ऑयल भी डाल दिया जो उसके ऊपर तैरता रहेगा। अगले टेस्ट ट्यूब C में क्या किया है, कुछ अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दी, और वो क्या करेगी, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड मॉइस्चर को सोख लेगी सारे, तो मॉइस्चर नहीं मिल पाएगा उस टेस्ट ट्यूब में। अब हमने इस टेस्ट ट्यूब को, तीनों टेस्ट ट्यूब को 1 दिन के लिए पड़ा रहने दिया। फिर क्या होगा, देखो ये टेस्ट ट्यूब के डायग्राम भी बनाने हैं आपको। फिर क्या होगा, देखो हमें पता है, देखो इसको हवा मिल रही है, सॉरी कॉर्क लगा रखी है, और यहाँ पे रस्टेड आयरन नेल वाटर, और यहाँ पे देखो अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल रखे, तो इसको मॉइस्चर नहीं मिल पा रहा। और इसमें डिस्टिल्ड वाटर है तो इसको क्या नहीं मिलेंगे भाई, एयर नहीं मिल पाएगी। अब यहाँ पे दोनों चीज़ है इसके पास, तो हम देखते हैं जो आयरन नेल है A में, इसमें हवा और पानी दोनों था, इसलिए इस पहली वाली टेस्ट ट्यूब में इसको रस्ट लगेगी। B में वहाँ पे देयर इज वाटर बट नो एयर, तो यहाँ पे पानी तो है लेकिन क्या नहीं है, हवा नहीं है, क्योंकि पानी कैसा है, डिस्टिल्ड पानी है, इसलिए उसको हवा नहीं मिल पाई। और C के अंदर हमारे पास ना तो नाइदर एयर नोर वाटर, क्योंकि देखो जब मॉइस्चर नहीं है और ना ही उसको हवा मिल रही है, दोनों ही चीज़ नहीं है ना। तो इसका मतलब हमारे जो जंग है वो किस में लगेगी, टेस्ट ट्यूब A में। तो ये एक्टिविटी हमें क्या बता रही है कि आयरन को जंग लगने के लिए हवा और पानी दोनों चीज़ों की क्या होती है, नीड होती है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये रहा, हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस। यूरिन के फॉर्मेशन की पूरा टेक्निक बतानी हमें। देखिए कैसे बनता है ये। सबसे पहली बात, जो यूरिन है हमारे, जो गंदा ब्लड है वो हमारी किडनी में जाता है और वो फिल्टर होता है, तो उससे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। तो यूरिन हमेशा फिल्टर होता है वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड से। तो नाइट्रोजनस जो वेस्ट होते हैं यूरिन में, उनको यूरिया या यूरिक एसिड बोलते हैं। सबसे पहले ब्लड में वो रिमूव किए जाते हैं किडनी के द्वारा। ओके, फिर हमने देखा था किडनी में बोमन कैप्सूल था, जो कि बहुत सारी ब्लड वेजल्स का कलेक्शन था, कैपिलरी कलेक्शन था किडनी के अंदर कप शेप का। तो वो क्या करता है, फिल्टर यूरिन को कलेक्ट कर लेता है, सारा जो इतना भी फिल्टर हो गया है कलेक्ट कर लिया। और हर किडनी में फिल्ट्रेटिंग यूनिट नेफ्रॉन होते ही हैं। फिर उसके बाद जो फिल्ट्रेट है, सबसे पहले वो क्या फिल्ट्रेट करता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। मैक्सिमम वो जो जरूरी चीज़ें हैं उनको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कौन करता है, नेफ्रॉन का ट्यूब वाला पार्ट रीअब्जॉर्ब कर लिया। अब ये जो रीअब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करती है कि कितना एक्सेस में पानी है आपकी बॉडी में, ठीक है, वो सारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और हाउ मच ऑफ डिजोल्व वेस्ट, और उसमें वेस्ट कितना डिजोल्व हो रखा है जिसको हमें बाहर निकालना है, क्योंकि अमाउंट तो उसी पर डिपेंड करेगी कि कितना वेस्ट है। फिर यूरिन जो हर किडनी है वो ट्यूब जैसी लंबी लंबी ट्यूब में, जिसको यूरेटर बोलते हैं, देखो इस तरीके की यूरेटर ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है जो जुड़ी रहती है, इनमें यूरिन इकट्ठा हो जाएगा। और बाथरूम जो यूरिनरी ब्लैडर की पाउच जैसी स्ट्रक्चर होती है उसमें जाकर स्टोर हो जाएगा। फिर स्टोर होने के बाद ये हमारे यूरेथ्रा जो ओपनिंग होती है यहाँ पर, यहाँ से पास हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन,
ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो दैट पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस ए रे लाइट इंसिडेंट ऑन ए कन्वेक्स मिरर। देखो भाई, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किस पे हुई है भाई, कन्वेक्स मिरर पे स्ट्राइक हुई है इसके पोल पे, जिसने एंगल थीटा बनाया विद द। अब हमें रे डायग्राम बना के एक तरीके से रूल बताने कन्वेक्स मिरर में। देखिए भाई, कन्वेक्स मिरर का सी इस साइड होता है। देखो, इंसिडेंट एंगल जो आई होता है हमें पता है वो आर के इक्वल होता है, तो जितना थीटा इधर रे बनाएगी उतना ही थीटा उधर बनेगा। ओके, अगला पार्ट है ए डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस। मान लो ये एक रे है, देखो ये रे, ये फोकस की तरफ आ रही है। रूल क्या होता है, जो चीज़ फोकस में से आएगी वो कैसे चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इसलिए ये मिरर से टकराने के बाद पैरेलल चली गई और फोकस में हमने पीछे की तरफ मिला दिया इन्वर्टेड। ठीक है, अगला रूल क्या है कि पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस के। अब देखो ये रे आई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, रूल क्या कहता है, वो फोकस में से पास होगी। तो देखो ये हम रिफ्रैक्ट करने के लिए उसको पीछे की तरफ बढ़ा देंगे और इसको डॉटेड करके हम फोकस में मिला देंगे। इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा एक नैरो बीम है पी क्यू ऑफ वाइट लाइट पास की गई है ग्लास प्रिज्म में ए बी सी एज शोन इन द फिगर, और हमें बताना है कि आगे क्या होगा। एक तो नेम एंड फिनोमिना बताना है, और ये फिनोमिना नेचर में कहाँ कहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाता है। देखिए ये हमने काफ़ी बार बना हुआ है। जब वाइट लाइट पास होती है तो हमारे ये विबग्योर बनता है। क्या बनता है, विबग्योर। विबग्योर हमेशा नीचे से शुरू होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये हमें स्क्रीन पे ओपन हो जाता है। तो वाइट लाइट हमारे 7 कलर में स्प्लिट हो गई है, जिसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं। डिस्पर्जन जो होता है वो अलग अलग वाइट कलर में अलग अलग कलर होते हैं, उनकी स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है अलग अलग, उस पर डिपेंड करता है, और ये अलग अलग एंगल पर हो जाते हैं। अब हमें जो रेनबो है, रेनबो सेम इसी फॉर्मूले से हमारा बनता है जब सनलाइट का डिस्पर्जन होता है, क्योंकि बारिश होने के बाद पानी की बूंदें प्रिज्म का काम करती हैं और रेनबो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, with the help of diagram of experimental setup describe an activity to show that force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field increase with increase in field strength। देखिए भाई, डायग्राम की हेल्प से हमें एक एक्टिविटी की हेल्प से हमें ये बताना है कि फोर्स जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगता है वो मैग्नेटिक फील्ड में जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी फोर्स की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखिए भाई, इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम राइट एंड थंब रूल से भी बता सकते हैं। देखिए वैसे हमने एक सेटअप बना दिया। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये यू शेप का मैग्नेट लगा रखा है। यहाँ पे हमने एक रोड लटका रखी है, फ्रीली सस्पेंड करके। देखो ये स्टैंड है हमारा, स्टैंड से देखो एक धागे से या वायर से हमने एक रोड को बांध रखा है। और यहाँ पे देखो इस रोड का एक हिस्सा वायर से अटैच है और दूसरा हिस्सा भी वायर से अटैच होकर एक बैटरी लगा रखी है। अब देखो जैसे हम इसको करंट देंगे ये रोड डिस्प्लेस होएगी। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है और रोड वायर से लटकी हुई है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी बता सकते हैं और हम उसके डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम करंट कैरिंग कंडक्टर है जो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, हमें बताना है कि उसकी स्ट्रेंथ कब बढ़ती है, जब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब देखिए ऑपरेटर्स यहाँ पे क्या यूज कर रखे हैं हमने, एक तो एल्यूमिनियम की रोड ले रखी है। ये रोड किसकी है, एल्यूमिनियम की। ये क्लैम्प स्टैंड है जो उसको फिक्स कर रहा है। दो होर्सशू मैग्नेट लगा रखे हैं, अलग अलग इंटेंसिटी के की है, हमारे वायर है। ओके, अब हमने प्लग किया की को, जैसे की को ऑन करेंगे करंट फ्लो करने लग जाएगा। अब करंट देखो यहाँ से जा रहा है प्लस से माइनस, तो ऐसे जा रहा है ना, इस तरीके से ये करंट फ्लो करेगा। तो करंट कैसे जा रहा है भाई, क्यू से पी की तरफ। देखो क्यू में गया, फिर ये पी में होता हुआ ऐसे वापस लौटेगा। ठीक है, एंड ऑब्जर्व द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड। अब हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कितनी रोड पीछे जाएगी या उस साइड रिप्लेस होएगी। जैसे हम अनप्लग की करते हैं, होर्सशू मैग्नेट को रिमूव कर देते हैं, तो सेकंड होर्सशू मैग्नेट लगाएंगे जो ज़्यादा स्ट्रेंथ का होगा। ठीक है, अब इसने मतलब अलग अलग स्ट्रेंथ के मैग्नेट होर्सशू मैग्नेट का यूज किया। जैसे हम प्लग किया की को, तो हमने देखा इस बार जो करंट है फ्लो किया वही क्यू से पी तक, और इस बार डिफ्लेक्शन जो है वो और ज़्यादा ऑब्जर्व की गई। तो दोनों मैग्नेट को एक दूसरे के पास लाएंगे तो हम ये देख लेते हैं कि दोनों की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है या नहीं। तो इससे हमें क्या देखा कि हर बार जो कंडक्टर है वो पहले की तुलना में ज़्यादा मूव किया है, और मूव किया है इसका मतलब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास गुना में एक्सेलरेशन। ज़्यादा फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। तो जैसे हमने ज़्यादा मैग्नेटिक पावर का होर्सशू मैग्नेट यूज किया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, तो इससे क्या हुआ, रोड के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगा तो वह ज़्यादा दूर तक मूव करी है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि फोर्स करंट कैरिंग जो कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में जो रखा जाता है वो स्ट्रेंथ बढ़ाने से बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए,
Explain with a reason whether the magnetic field will be stronger at the center of current carrying loop or near the circumference of loop. देखिए इसमें हम राइट एंड थंब रूल यूज करेंगे। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्स की है, मैग्नेट के पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं। देखो मान लो ये मेरे पास है एक मैग्नेट, सॉरी करंट कैरिंग कंडक्टर। अब मैंने देखो इसको पकड़ लिया हाथों में, तो देखो मेरा जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन में है, फोर्स की, और जो मेरी उंगलियां हैं अंदर की तरफ जा रही हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो हमारे पास ये जो रोड है इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे। क्या बनेंगे भाई, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो इसने यही बता रखा है जो मैग्नेटिक फील्ड है, लाइन्स ऑफ फोर्स है, वायर के पास जो है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। अब देखो यहाँ पर स्ट्रेंथ है ज़्यादा, इससे दूर स्ट्रेंथ कम, इससे दूर स्ट्रेंथ और कम, तो मतलब जितना दूरी बढ़ती जाएगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो एट द सेंटर ऑफ, बिल्कुल सेंटर में जो यहाँ पर है वो किस वजह से है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू ईच सेगमेंट, सेगमेंट बने हुए ना 1 2 3 4 लूप के। तो राइट एंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं वो सारे लूप सेम डायरेक्शन में है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एड अप हो जाएगी, फील्ड मतलब ये बढ़ गया फील्ड, देखो फील्ड बढ़ गया ना, ये पूरा यहाँ तक हो गए जैसे। तो स्ट्रेंथ कब बढ़ेगी, जैसे हम डिस्टेंस को कम करते जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा, उससे दूर कम, उससे दूर और स्ट्रेंथ कम। तो इस तरीके से हम देखते हैं वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिपिक्टेड इन द बिलो मेंशन्ड स्कीम। देखो ये हमें सन दे रखा है, ये पाइथोप्लैंक्टन है, 400 किलोजूल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। जो प्लैंक्टन 10% कम हो जाएगी, एक जीरो कम कर दो 40, फिर इसकी एक जीरो और कम कर दो 4, फिर इसको 10 से डिवाइड किया तो 0.4। इस तरीके से हमने देखा 10% ला लग रहा है इसमें। तो हमें दो मैन मेड इकोसिस्टम बताने, देखो एक्वेरियम बता सकते हो, एक क्रॉप फील्ड बता सकते हो। अगला, सेव द टाइगर कैंपेन इज बीइंग, देखो सेव टाइगर को इतना सरकार क्यों कर रही है, देखो क्यों कर रही है भाई, एक देखो क्योंकि उस टाइगर को हमें एक्सटिंक्शन का मतलब विलुप्त होने से बचाना है ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, इस वजह से सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। देखिए भाई अब हम आ चुके हैं सेक्शन डी पर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या ऑक्सीडेशन एक एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये हमें बताना है। तो हम सभी ने पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन तो ऐड होती है और हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं C+O2 गिव्स CO2। हमने देखा कार्बन में ऑक्सीजन नहीं थी और अब ये जुड़ गई, प्लस एनर्जी इवॉल्व होती है। तो हम देखते हैं कि एग्जांपल दे दिया, तो मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। तो आप लिखोगे मोस्टली जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है आर एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट, व्हेन द पाउडर ऑफ रेडिश ब्राउन कलर्ड मेटल इज हीटेड इन ए ओपन चाइना डिश इस कलर टर्न ब्लैक। ये सभी हमने कई बार की हुई है ये रिएक्शन। कॉपर है, उसका कलर कैसा होता है भाई, रेडिश ब्राउन। जैसे हम उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है जो कि कैसा होता है, ब्लैक कलर का। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हमें केमिकल रिएक्शन का टाइप बताना है। देखो एक टाइप तो ये है कि ऑक्सीजन जुड़ी है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। दूसरा ये कम्बिनेशन रिएक्शन भी है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि क्या हुआ है। देखो भाई कॉपर में सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन ऐड हुई जो कि गैस फॉर्म में होती है तो कॉपर ऑक्साइड बना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। दूसरा हम इसको कम्बिनेशन भी दे सकते हैं। और अब इस कॉपर ऑक्साइड को देखो अगला पार्ट पूछ रखा है हमें कि नेम द मेटल इनिशियली टेकन इन द पाउडर फॉर्म, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो हम कर सकते हैं। और 2 स्टेप में जो हुआ है वो भी हमें बताना है। अब देखो भाई ये कॉपर ऑक्साइड है, जैसे ही इसमें हाइड्रोजन ऐड होती है तो ये अगेन कॉपर में चेंज हो जाता है और H2 में O जुड़ के पानी बन जाता है। तो ये किसका रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। तो मेटल हमें पता ही है वो कॉपर है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है व्हेन द पाउडर ए मेटल नाइट्रेट ए ऑन हीटिंग गिव्स येलो ब्राउन कलर्ड मेटल ऑक्साइड। देखो एक मेटल का नाइट्रेट है, मतलब मेटल नाइट्रेट के साथ कंबाइन है। मान लो कोई मेटल है ए और वो NO3 के साथ कंबाइन है, फिर वो येलो कलर देती है और मेटल का ऑक्साइड बनाती है। मतलब ए मेटल ऑक्साइड है तो ओ के साथ कंबाइन हो रही है वो, और ब्राउन कलर की गैस निकालती है और कलरलेस गैस निकालती है। देखो ये रिएक्शन काफ़ी बार आई हुई है बोर्ड में और काफ़ी पेपर में रिपीट है, तो इसको हम अच्छे से करेंगे। देखो भाई ये हमारा है, याद होनी चाहिए आपको ये रिएक्शन। जो लेड नाइट्रेट होता है, लेड नाइट्रेट, लेड का होता है Pb, नाइट्रेट NO3। तो लेड की वैलेंसी कितनी होती है, Pb की 2 और NO3 की होती है 1, तब जाकर ये फॉर्मूला बना Pb NO3 की ट्वाइस, बन गया ये हमारा। और किस फॉर्म में होता है भाई, ये सॉलिड। जैसे मैं इसको गर्म करूँगी आपका लेड ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस
NO2 जो हमारी ब्राउन कलर की जो गैस बनेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो आपको उसका कलर याद होना चाहिए। और साथ में ऑक्सीजन गैस बनेगी जो कि कैसी होती है, कलरलेस। आगे हमें अगली रिएक्शन में बताना है aqueous solution of A on reacting with पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड का मतलब KI फॉर्म ए येलो प्रेसिपिटेट बनाता है D का। तो देखो अब हमें इस लेड नाइट्रेट को पोटाशियम आयोडाइड एक्वस सॉल्यूशन में इसके साथ रिएक्ट करवाना है। तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, PbI के साथ कंबाइन हो जाएगा और KNO3 के साथ। तो हमारा क्या बन जाएगा, PbI2 प्लस में KNO3। याद रखना जो PbI2 है वो प्रेसिपिटेट के रूप में आएगा और इसको लेड आयोडाइड भी बोलते हैं। और ये कैसे कलर का होता है, येलो कलर का। और लेड ऑक्साइड का भी कलर कैसा होता है, येलो, लेकिन थोड़ा सा ब्राउनिश कलर भी होता है, इसमें येलो ब्राउन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेम ABCD हमने सारे बता ही दिए यहाँ पे। तो एक बार और टैली कर लेते हैं। देखो ए हमारा क्या था, लेड नाइट्रेट। बी हमारा क्या थी, बी हमारी क्या बनी थी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सी हमारी कलरलेस जो गैस बनी थी वो ऑक्सीजन थी। और डी हमने जिसके साथ रिएक्ट करवाया था जो हमारा येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना था वो कौन था, लेड आयोडाइड। ओके। और हमारी देखो पहले हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों हुई, क्योंकि एक से हीट थर्मल डिकम्पोजिशन हुई है ये, क्योंकि हीट देने के बाद ये 2 से 3 प्रोडक्ट में टूटा है ये हमारे पास। और अगली डबल डिस्प्लेसमेंट हुई है क्योंकि दो ने अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस किया है। और साथ में हम इसको प्रेसिपिटेशन भी क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बना है। देखिए हम सेक्शन डी पे आ चुके हैं। सेक्शन डी का हम 35 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नेम द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट प्रोड्यूस स्पर्म। स्पर्म को प्रोड्यूस करने वाले का नाम बताना है। तो वो कौन करता है, टेस्टिज। कौन करते हैं भाई, टेस्टिज। और सीक्रेट हार्मोन, एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करते हैं ये, TESTO टेस्टोस्टेरोन। देखो यहाँ पे स्पेलिंग दी हुई है टेस्टोस्टेरोन की, TESTOSTERONE टेस्टोस्टेरोन। अब हमें बताना है साथ में राइट द फंक्शन ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड। इसका काम क्या है, देखिए भाई देखो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, पहली बात तो ये स्पर्म को रेगुलेट करता है कि इसमें स्पर्म रेगुलेट अमाउंट में निकले। दूसरा ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जो भी बॉयज में चेंज देखने को मिलते हैं, जैसे उनके दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है, मसल्स बढ़ जाते हैं, कंधे चौड़े हो जाते हैं, तो ये सब हम उसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन होता है फ्लोपियन ट्यूब। किसमें होता है भाई, फ्लोपियन ट्यूब, जिसका दूसरा नाम ओविडक्ट भी होता है। क्या नाम होता है, ओविडक्ट। आगे इम्प्लांटेशन अकर रिस्पेक्टिवली। तो इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के अंदर, UTERUS। अब ये एम्ब्रो को नरिशमेंट कैसे मिलता है मदर से, देखो जो वो प्लासेंटा होता है जिसमें एक मदर और एक बच्चे की जो नाभि है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी रहती है। मदर जो भी खाना खाएगी वो सारा बच्चे को मिलता है। तो अब हम इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देखिए भी यूट्रस जो है हर मंथ अपने एग हर मंथ रिसीव करता है एग, फिर वो न्यूट्रिशन देता है एम्ब्रो को ग्रो करने के लिए, फिर इसको ब्लड भी मिलता है वहाँ से, और एम्ब्रो को नरिशमेंट मिलता है मदर के ब्लड से। और एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसको प्लासेंटा बोलते हैं, और वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें बच्चा होता है। और ये मम्मी जो भी खाना खाती है वो सारे बच्चों को मिलता है इसके थ्रू, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेजल्स होती है जिनको विलाई बोलते हैं। जो डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का मदर की बॉडी में वो 9 मंथ का होता है। जैसे वो 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं वो बोर्न हो जाता है ड्यू टू रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। यूट्रस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से बच्चा बर्थ करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन और पार्ट, देखिए भाई हमारे पास डायग्राम है, सभी को पता है ये क्या है भाई, हाइड्रा का डायग्राम। तो ए क्या हो गया हमारा, हाइड्रा। और ये जो बी पार्ट है वो हमारे क्या बन रहे हैं, स्पोर्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइजोपस। ये किसका डायग्राम है, राइजोपस का। और ये ब्रायोफाइल में एक पत्ती होती है जिस पे पत्ती पर ही नए पौधे उगने शुरू हो जाते हैं, तो इसकी स्पेलिंग है ब्रायोफाइलम। और ये प्लानेरिया है, जो जितने हिस्सों में कट करोगे रीजनरेशन का एग्जाम्पल उतने हिस्से में ये ग्रो हो जाएगा, प्लानेरिया। ओके, PLANARIA। ओके, आगे ये हमने ABCD को आइडेंटिफाई कर लिया। लाइफ प्रोसेस बताने हैं। देखो ए में तो क्या होता है, बडिंग, क्योंकि ये बडिंग के द्वारा होता है। और वैसे सभी का अगर हम एक साथ बोल ले तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। किसके एग्जाम्पल है भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाउ इज दिस प्रोसेस एडवांटेज टू द ऑर्गेनिज्म। देखो भाई इसकी क्या एडवांटेज है, पहली एडवांटेज कि एक इंडिविजुअल की जरूरत पड़ती है, मतलब मम्मी और पापा में से केवल एक की जरूरत पड़ती है। दूसरा, इसमें बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बन सकते हैं, बहुत सारे बच्चे बन सकते हैं। अगला,
स्टेट दी 3 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ AC अल्टरनेटिव करंट ओवर DC का मतलब डायरेक्ट करंट। देखो भाई, जो एडवांटेज है पहले वो बात बता रहे हैं। जो AC है वो DC से क्या होती है, सस्ती होती है। दूसरा, AC की जो वोल्टेज होती है सेटअप और सेटअप डाउन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तुमने देखा होगा लाइट अप होती है कभी डाउन होती है तो वो ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से होती है। जो AC का मैग्नीट्यूड है वो इंडक्शन कोयल से बिना अप्लीकेबल लॉस ऑफ एनर्जी को लॉस किए बिना आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, और AC को आप DC में कन्वर्ट कर सकते हो रेक्टिफायर की हेल्प से। दूसरा, AC को हम लंबी लंबी डिस्टेंस तक बिना लॉस ऑफ एनर्जी के ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। और AC जो है काफ़ी अच्छी होती है, ड्यूरेबल भी है, कम खर्चीली है। और डिसएडवांटेज का AC की, ये डेंजरस है, हाई पीक वैल्यू, अगर इसकी पीक वैल्यू ज़्यादा आ जाए, मान लो वायर पे इंसुलेशन जो कवरिंग है वो हट जाए तो हम करंट लग के मौत भी हो सकती है। दूसरा, AC को हम सरफेस नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर पे ट्रांसफर किया जा सकता है। इट नीड्स सेवरल स्ट्रैंड्स ऑफ थिन वायर, इसमें बहुत सारे पतले पतले वायर्स की जरूरत पड़ती है। और इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट है विच नीड DC कैन नॉट रन ऑन AC, जो चीज़ DC से चलती है वो AC से नहीं चल सकती। और AC की अगर वोल्टेज हाई हो जाती है तो इसमें सेफ्टी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि घर में कितनी वोल्टेज आती है 220, उससे ज़्यादा आ जाए तो नुकसानदायक हो जाएगी, ठीक है। देखिए भैया, अगला क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट डिप ए बार मैग्नेट इन ए हीप ऑफ आयरन फिलिंग। देखो भाई, बार मैग्नेट को आयरन फिलिंग में डिप करेगा, हमें पता है सारी आयरन फिलिंग उस पर चिपक जाएगी। ही फाउंड दैट आयरन जो फिलिंग है स्टक हो गई मैग्नेट पे। विच रीजन ऑफ मैग्नेट है मोर आयरन फिलिंग, सभी को पता है पोल्स पे ज़्यादा, जैसे ये बार मैग्नेट है तो यहाँ पे आयरन फिलिंग जो पोल्स है नॉर्थ पोल और साउथ पोल वहाँ पर ज़्यादा स्टिक होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा। आगे, व्हाट कंक्लूजन वुड यू लाइक टू ड्रॉ द अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग क्लिंगिंग टू डी रीजन। इस पर बताएंगे हम कि यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ पोल पे स्ट्रेंथ जो होती है ज़्यादा होती है, और इसमें हम बता देंगे ये रीजन्स क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्या देखते हैं इसमें कि हर इक्वल मैग्नेटिक फील्ड होता है, हर पोल पे इक्वल होगा, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पे ज़्यादा चिपकेगी या साउथ पे, दोनों पे सेम अमाउंट में स्टिक होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो ये मैं टेबल दे रखी है पीएच वैल्यू की ABCDE की। तो अब हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर से इसको टेस्ट करना है। द पीएच ए का पीएच 4 है और बी का 1 है, तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। देखो भाई, जैसे ये पीएच की पूरी टेबल होती है, बीच वाला जो होता है 7 होता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल। 0 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं, 0 से लेकर 3 तक के तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और ये वाले कैसे होते हैं, वीक एसिड। और यहाँ तक 10 तक तो क्या होते हैं अपने, वीक बेस। क्या होते हैं भाई, वीक बेस। और 11 से लेकर 14 तक हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। अब हमें बताना है कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो पीएच जितना कम उतना ज़्यादा एसिडिक। तो बताओ, बी का पीएच 1 है और इसका पीएच 4 है, तो कौन ज़्यादा एसिडिक है, बी। कौन है, बी, क्योंकि बी का पीएच क्या है, कम। आगे, सॉल्यूशन CnE हैव पीएच 11 और 9, इसमें बेसिक कौन ज़्यादा है, जिसका पीएच ज़्यादा होगा, तो 11 वाला क्या है, ज़्यादा बेसिक। 11 वाला किसका है, सी का, तो सी ज़्यादा बेसिक है। वाई क्यों है, क्योंकि उसमें OH नेगेटिव आयन की संख्या क्या है, ज़्यादा। और हम ये कह सकते हैं इसमें हम क्या बोल सकते हैं, एक मिनट, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें OH नेगेटिव का आयन ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, आइदर एटम बी और सी, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। देखो भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं पानी में डालने के बाद, और वीक एसिड कौन होते हैं, जो स्ट्रॉन्गली आयोनाइज नहीं हो पाते पानी में डालने के बाद। तो अब हम इसको इंग्लिश में अच्छे से लिखेंगे कैसे, देखिए भाई, वो एसिड विच आयोनाइज कम्प्लीटली इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन में डालने के बाद आयोनाइज हो जाए और हमें क्या दे, H+ आयन, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर ले ज़्यादा अमाउंट तक, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। वीक एसिड जो कम अमाउंट में H+ आयन देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कम अमाउंट में कंडक्ट करते हैं। आगे हमें कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के एग्जांपल बताने हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड 3, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक। हाइड्रोक्लोरिक का फॉर्मूला HCl, सल्फ्यूरिक का H2SO4 और नाइट्रिक का HNO3। और वीक एसिड सिट्रिक एसिड जो कि नींबू खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। एसिटिक एसिड हमने पढ़ा था विनेगर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड जो हमें मधुमक्खी हमें काटती है तो हमारी बॉडी में डाल देती है, इसका दूसरा नाम मिथेनोइक एसिड भी होता है। अगला हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए भाई, व्हाट टाइप ऑफ साल्ट विल बी प्रोड्यूस व्हेन बी इज मिक्स विद ई। अब देखो बी वाले का पीएच बी है, उसको ई के साथ मिक्स कर दिया। देखो बी वाला क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ई वाले का पीएच कितना है, 9। ये कैसा है, वीक बेस, और हमें पता है साल्ट बनेगा, और साल्ट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट किसका ज़्यादा, एसिड का, तो ये एसिडिक साल्ट बनेगा।
क्या बनेगा, एसिडिक। आगे, व्हाट इज नेचर ऑफ डी, डी का नेचर क्या है, न्यूट्रल है। 7 किसके लिए आते हैं, न्यूट्रल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38, द ग्रोइंग साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कोज ऑफ कंसर्न फॉर ऑल पीपल, ये बात सच है। द रेट ऑफ बर्थ डेथ गिवन पॉपुलेशन की इसके साइज को डिफरेंट करती है। देखिए, अगर बर्थ रेट ज़्यादा होगी और डेथ रेट कम होगी तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, और उल्टा होए, अगर बर्थ रेट कम और डेथ ज़्यादा हो तो पॉपुलेशन कम होती जाएगी। रिप्रोडक्शन प्रोसेस जरूरी है ताकि इंक्रीज हो पॉपुलेशन। तो प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रेजुअल और जनरल बॉडी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। और डिग्री जो सेक्सुअल मैच्योरेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि माइंड और बॉडी पे डिपेंड करे, ठीक है। और वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आती है जिससे हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो व्हाट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड चेंज द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी, हमें बताने कौन से मेथड है जिससे बैलेंस बॉडी का बिगड़ जाता है। तो देखो, एक तो ओरल पिल, दवाइयाँ किसी भी तरह की खतरनाक है, चाहे वो ओरल पिल हो या वेजिनल पिल हो, वो हार्मोन को चेंज कर देती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन बी पार्ट में पूछ रखा है, व्हाट इज द रेस्ट ऑफ रेकलेस फीमेल फोर्टिसाइड का रिजल्ट क्या है, मतलब इनको इतनी बुरी तरीके से मारा जा रहा है, भ्रूण हत्या की जा रही है लेडीज जो लड़कियों की है। देखो भाई, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग फीमेल फीटस को हम पेट में ही मार देते हैं, तो उस वजह से पॉपुलेशन उनकी कम हो जाती है। इससे फीमेल का चाइल्ड में जो रेशियो है वो कम हो जाता है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि लड़कियाँ कम होती जाएंगी। तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पूछा गया है, लिस्ट 2 कॉमन साइन ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन बतानी है बॉयज और गर्ल्स में। देखिए भाई, लड़कों में तो क्या आते हैं, अंडर आर्म्स में हेयर आने लग जाते हैं जेनेटिकल एरिया में, और फिर उनकी वॉइस जो है गहरी हो जाती है, ठीक है। अगला हमें बताना है 2 फैक्टर जिससे साइज ऑफ पॉपुलेशन डिटरमाइन होता है, एक तो बर्थ रेट और एक डेथ रेट। देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है, एट द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर को इंक्रीज किया जाए, वी अगर बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगी। देखो, हमें ओम्स लॉ पता है, वी इक्वल टू आई आर होता है। अगर हम वी बढ़ाते हैं तो देखो वी बराबर आई आर, तो वी बढ़ाएंगे तो आर हमारी बढ़ेगी या नहीं। तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर वी बढ़ाएंगे तो हमारी आर भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है डिफाइन 1 ओम, तो आर बराबर क्या होगा, वी बटे में आई, तो 1 ओम, अब 1 वोल्ट ले लो और इसको 1 एम्पियर ले लो, तो आर 1 ओम उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है जब उसमें 1 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे। तो उसको देखो हम कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन में पूरा अच्छे से कैसे लिखेंगे, 1 ओम रेजिस्टेंस वायर में दी जाती है जब 1 एम्पियर करंट फ्लो करे और 1 वोल्ट उसके दोनों एंड पर अप्लाई किया जाए। थैंक यू वेरी मच, आपकी एक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, इसको अच्छे से स्टडी करना।